सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह है और आज हम यहाँ पर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। 30 तारीख को जो जेई मीन्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो 2 शिफ्ट में पूरा हुआ था, ठीक है। तो वो जो शिफ्ट 1 था हमारा, उसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको आज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, जितना हो सकता है इस वीडियो में उसको हम अभी पूरा करने का ट्राई करेंगे। और इसके बाद अगर मतलब जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमको एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, और हमारे पास दो चार्जेस है, एक क्यू चार्ज है, दूसरा 2q चार्ज है। अब क्यू चार्ज जो है ना वो क्यूब की किसी एक फेस पर रखा हुआ है और दूसरा जो 2q चार्ज है वो इसके किस पे रखा हुआ है, उसके एक वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको देखना है कि उस क्यूब के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, है ना। सबसे पहले तो भाई हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब पे रखा हुआ है। और फ्लक्स कहाँ से निकालना है, फ्लक्स जो है निकालना है हमको इस क्यूब में से कितना पास हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक रफ डायग्राम बन गया क्यूब का। अब दो चार्ज है, एक क्यू है और दूसरा 2q चार्ज है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, फेस पे रखा हुआ है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फेज क्या होता है, जैसे ये है, एक क्यूब में कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। एक तो ये वाला फेज हो गया, एक अब जैसे क्यूब को समझ रहे हैं तो अपना रूम को मतलब इमेजिन कर लो। जैसे एक जो है इस साइड का एक फेज हो गया, मतलब एक ये वाली दीवार हो गई। कितनी दीवार होती है टोटल, एक ये, दो, तीन, चार, ठीक है। चार तो ये दीवार हो गई, दूसरा सीलिंग हो गया, मतलब अगला जो है सीलिंग हो गया और इसके बाद फ्लोर हो गया। तो टोटल 6 फेजेस हो गए। इसी प्रकार से जो है क्यूब में कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं, ठीक है। तो एक फेज में मान लीजिए हम इस वाले फेज की बात करते हैं, ठीक है। हमने ये वाला फेज मान लिया। इस वाले फेज में हमारे पास एक चार्ज दे रखा है, मान लीजिए ये जो है ना, इसको हमने क्यू नाम दे दिया भाई, ठीक है। और दूसरा बचा हुआ 2q, वो कहाँ रखा हुआ है, वर्टेक्स पे रखा हुआ है। मतलब जो 2q जो है इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है भैया। अब फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से जनरली डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स में, ठीक है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड का मतलब होता है कि कितना चार्ज जो है उस ऑब्जेक्ट जिसमें से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है। तो हम पहले क्यू की बात करते हैं। तो क्यू जो है किसी एक फेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या ये पूरा क्यू जो है, जितना भी ये जो क्यू है, क्या पूरा का पूरा इसके अंदर है क्या, क्यूब के नहीं है ना। इसका कुछ हिस्सा जो है इस वाले क्यूब के अंदर और कुछ हिस्सा इसके क्यूब के बाहर है। तो कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, तो चलिए देखिए, एक ये क्यूब है, इसके बगल में एक जस्ट एक और क्यूब रख दो, ठीक है। तो आधा जो हिस्सा होगा इस वाले क्यूब का, इस वाले क्यूब में मतलब जो चार्ज का आधा हिस्सा इस वाले क्यूब में जाएगा और चार्ज का आधा हिस्सा दूसरे वाले क्यूब में, इसके बगल वाले क्यूब में जाएगा। तो यानी कि q/2 पार्ट इस वाले क्यूब के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो है q/2 ओनली इनक्लोज्ड है इस क्यूब के अंदर। अब 2q का कितना हिस्सा इस वाले क्यूब के अंदर मौजूद है, तो हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी एटम या फिर कोई भी चार्ज क्यूब के मतलब क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ होता है तो उसका 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2q/8, है ना। यानी कि इसका 1/8वां हिस्सा जो है इस वाले क्यूब के अंदर मौजूद है, बाकी हिस्सा जो है इस क्यूब के बाहर है। तो इसके अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, q/2 प्लस 2q/8, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई अपने पास q इनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो कितना आ गया q/2 और प्लस q/4 और ये 1/एप्सिलॉन, तो ये 1/एप्सिलॉन था ये अपने पास, ठीक है। इसको जो कहते हैं ऐसे रख के दे रहे हैं। ये कितना आ गया 4, ये आ गया 2q प्लस q। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 3q डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि इस क्यूब में से पास हो रहा है, ठीक है।
तो जैसे कि अगला क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, उसमें क्या दे रखा है कि किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हैं, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी का रेशियोस पूछा है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट टू द वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। हमने ये प्रोजेक्टाइल पाथ जो है ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है इस प्रकार से होगा। ये पाथ जो होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा पाथ है ये, पैराबोलिक पाथ है। अब पैराबोला बन क्यों रहा है, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं कि पैराबोला बनता क्यों है, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, है ना। अब मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे किसी स्पीड के साथ उसको क्या है, थ्रो किया। तो अगर यहाँ पे कभी कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, ना एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होता, ना वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स होता, तो क्या होता, ये जिस स्पीड से जितने मतलब जिस डायरेक्शन में जितनी स्पीड से उसको फेंका है, ठीक है, वैसे ही चलता रहता। मान लो यू स्पीड से इस डायरेक्शन में इसको फेंका, तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि कितना फोर्स है, mg है ना। दिस फोर्स mg इज ड्यू टू द ग्रेविटी, जो कि इस प्रोजेक्टाइल पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वही फोर्स जो है ना, इसके पाथ को क्या कर रहा है, ये इस प्रकार से बना रहा है। कैसे बना रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा m, तो यहाँ पे एक फोर्स रहेगा mg। अब ये जो फोर्स है mg, ये क्या करेगा, इस जो बॉल जिससे मतलब प्रोजेक्टाइल है, अब ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन अब फोर्स जो है अगर इस डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके पाथ को क्या करेगा, डेविएट करेगा, बॉल को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका जो पहले पाथ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब इसका पाथ क्या कैसा हो जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, यानी कि स्लोप पहले ऐसा था, अब इसका स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फोर्स फोर्स तो कॉन्स्टेंटली लग ही रहा है इसके ऊपर, हमें मतलब लगता ही जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पहले ऐसा था, फिर इसके बाद ऐसा हुआ, फिर इसके बाद फोर्स ने इसको इसका पाथ ऐसे कर दिया, फिर इसके बाद फोर्स तो नीचे की तरफ इसको खींच रहा है ना, वो चाहता है कि भाई तुम तो नीचे आ जाओ, तो ये नीचे की तरफ आया, फिर इसके बाद और नीचे खींचा, तो धीरे धीरे कर करके ऐसे ग्राउंड में जाके गिर गया, ठीक है। तो एक ये अपन लोग इसको कॉमन सेंस से थोड़ा समझने की कोशिश किए कैसे से वर्क करता है, ठीक है। बाकी इसका एक प्रॉपर इक्वेशन ऑफ पाथ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि दिस इज द पैराबोलिक पाथ, ओके। बाकी ये कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा समझने का हमने कोशिश की है ओके। अब मुद्दे पे आते हैं भाई, कि मुद्दा ये है, वेलोसिटी हमको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है एट द हाईएस्ट पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यानी कि प्रोजेक्टाइल को हमने किसी एक एंगल में थ्रो किया, यानी कि ऊपर ये कहां तक जा पाया, ठीक है। जब मान लो हम जैसे यहाँ पे देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दो मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का इंडिपेंडेंटली क्या है, ये मोशन का कॉम्बिनेशन है ये, है ना। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में अलग स्टडी कर लो और वाई डायरेक्शन में मोशन को अलग स्टडी कर लो, दोनों को कंबाइन कर दो, अपना बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऊपर की हम बात कर रहे हैं, ऊपर कहां तक जा पाएगा, ऊपर जाने के लिए हमको वाई डायरेक्शन में बात करनी पड़ेगी। अब वाई डायरेक्शन में स्टडी कैसे करेंगे हम, देखिए, अब जैसे कोई आपके पास एक कोई बॉल है, ठीक है, आप उसको थोड़ा किसी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दो और उसको थ्रो करो ऊपर की तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो ऊपर जाके रुक जाएगा, फिर इसके बाद फिर दोबारा नीचे आएगा, है ना। एक टाइम जब ये ऊपर की तरफ रुकेगा, तो यहाँ ग्राउंड से लेके वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, यानी कि इतनी ऊंचाई उसने कवर की बॉल ने, फिर इसके बाद वो नीचे आ गया। तो ऊपर जब जाएगा ना बिल्कुल एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि वाई कंपोनेंट जो होता है ना वेलोसिटी का, वो जीरो हो जाता है। तो यानी कि हाईएस्ट पॉइंट वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया। अब कौन सा कंपोनेंट बचेगा, एक्स कंपोनेंट बचेगा वेलोसिटी का। क्यों बचेगा, देखते हैं। देखिए नीचे की तरफ जी लग रहा है नीचे की तरफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई एक एक्सेलरेशन है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, अब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन जब नहीं है तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो u cos 60 हमेशा u cos 60 पूरा थ्रू आउट द मोशन, जब तक ये पूरा मोशन कवर कर नहीं लेता, तब तक हमेशा जो है u cos 60 ही रहने वाला है इसका स्पीड, ठीक है। तो अब हाईएस्ट पॉइंट पे भी u cos 60 रहेगा, ठीक है, लेकिन y कंपोनेंट जीरो हो गया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितना है, u cos 60। अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है, वेलोसिटी है, फिर वही स्पीड लिख लो u cos 60। हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं, जो कि इतना है। अब स्पीड हमको निकालना है एट
फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी? हम क्या करते हैं ना, अभी जैसे 11th क्लास और 12th क्लास में क्या करते हैं कि हम अभी एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ जो है इतना ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब जब एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो इसकी स्पीड में इनिशियली और फाइनली में कोई चेंज नहीं रहेगा। अब इनिशियली यू स्पीड थी तो फाइनली भी क्या रहेगी, फाइनल पॉइंट पर यू स्पीड ही इसकी रहेगी, ठीक है। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका रीजन अब बोल सकते हो कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है, इस वजह से इसका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। इसका स्पीड एट फाइनल पॉइंट कितना है, यू। इनिशियली यू था तो इसका भी यू रहेगा। इसको ड्राइव भी कर सकते हो आप, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूएक्स तो इस डायरेक्शन में यूएक्स तो रहेगी, है ना। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, यू वाई कितना दे रखा था, यू साइन थीटा, ठीक है। ए वाई का वैल्यू माइनस जी। अब यहां से स्टार्ट किया प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फाइनल पॉइंट ये है, तो यानी कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा टोटल, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है ना। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी, और 2u साइन थीटा बाय जी। एक जी से ये जी कैंसिल हो गया, बाकी कितना बचा, ये वी वाई इज इक्वल टू ये आ गया माइनस के यू साइन थीटा। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है। तो एक ये ux हो गया, ये vx हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। तो उसको ये जो v है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ux का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर रूट कर दो। तो ux का वैल्यू कितना दे रखा है, u cos 60, u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 प्लस वी वाई का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर साइन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो अपना v बराबर u आ गया। आप देख रहे हैं ना कि फाइनल जो स्पीड है इनिशियल स्पीड के बराबर है, तो ये प्रूव भी कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये आ गया स्पीड एट फाइनल पॉइंट u और स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज u cos 60। इनका रेशियो पूछा था, ठीक है, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये cos 60 आ जाएगा। लॉस स्पीड एट फाइनल पॉइंट, ठीक है, जो किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। ये 1/2 ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछा है कि मैक्सिमम यंग जो मॉडुलस है वो किसका होगा, ठीक है, ए का या फिर बी का या फिर सी का या फिर डी का, किसका होगा ये हमको निकालना है। तो यंग मॉडुलस का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसको ना, इसका देखिए अलग अलग स्लोप है, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, तो डिफरेंट स्लोप है, तो इससे मतलब कुछ एक आइडिया आता है कि भाई इसका ना कुछ रिलेशन होगा स्लोप से, क्योंकि स्लोप में क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy by dx। ये हम कब लेते हैं, जैसे ये x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, और जैसे कोई भी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये किसी एंगल थीटा पर है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला हिस्सा लिया हमने और ये वाला हिस्सा लिया और ये वाला, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमने निकाल लिया ट्राइंगल को बाहर। अब इतना एंगल ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाली जो लेंथ होगी कितनी होगी मान लीजिए हमने इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट इसका dy का इस वाले लाइन में से निकाला, ठीक है, ये वाला dy हो गया, ये वाला हिस्सा dx मान लीजिए, ये क्या है dx है। तो tan थीटा लगा दो यहाँ से, tan थीटा कितना हो जाएगा dy बाय dx। और स्लोप क्या होता है tan थीटा, है ना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप जो होगा हमारे पास dy बाय dx हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसी एंगल थीटा पे सबटेंडेड है। मान लीजिए हमने एक इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और ये एक्स एक्स में यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो इस इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये मान लीजिए एक्स है और ये वाली जो हाइट है वो कितनी है वाई। तो स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा tan थीटा के बराबर,
स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan थीटा कितना हो जाएगा y बाई एक्स, यानी कि स्लोप बराबर y बाई एक्स हो जाएगा। यानी कि इस वाले में हम स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, स्लोप हमारा जो होगा वो आ जाएगा स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस। ठीक है, इसमें यंग जो मॉडुलस है वो क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, और स्लोप इज इक्वल टू स्ट्रेन बाय स्ट्रेस आ रहा है। यानी कि ये यंग जो मॉडुलस है ना वो स्लोप का y इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप है। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। तो किसका हमें निकालना है, y मैक्स। तो y मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, y मैक्स कब हो पाएगा, जब स्लोप, जिसका स्लोप सबसे कम होगा। स्लोप सबसे कम किसका है, स्लोप बाई इसका स्लोप जो है ना डी वाले का, इसका स्लोप सबसे कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका यंग मॉडुलस जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डी वाले का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि हमारे पास दो बॉडीज दे रखी हैं, एक ए बॉडी है दूसरी बी बॉडी, दोनों का ही मास सेम है। तो जो एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है, दूसरी बॉडी स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो हवा में रेस्ट पोजीशन पे इसको पकड़ के कोई रखा हुआ है। ठीक है, उसको ऐसे पकड़ के रखे होंगे और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देंगे, जस्ट रिलीज कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जो लटकी हुई बॉडी है ना वो ग्राउंड पे रखी हुई बॉडी पे क्या करेगा, वो कोलिजन होगा। वो कोलिजन कैसा दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, दूसरी बात मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा कुछ दे के रखे हुए हैं और पूछा हुआ है कि हम कितनी मिनिमम हाइट पर जो है ना इस बॉडी को छोड़ें ताकि ये उस बॉडी, दूसरी जो बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई है उससे टकराएगी, तो उसको इतनी वेलोसिटी दे दे कि भाई ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। क्यों पॉइंट तक पहुंचने का मतलब यही है कि पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो यानी कि मिनिमम हाइट पूछा है, तो मिनिमम हाइट इतनी हमको मतलब रखनी चाहिए ताकि इतनी मिनिमम वेलोसिटीज को कम से कम प्रोवाइड करा दे ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले, है ना। तो लोएस्ट पॉइंट पर यानी कि यहाँ पर जो है मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5g r। r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो इतना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। अगर इतना मिनिमम वेलोसिटी है तो ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, कम से कम b मिनिमम इसको चाहिए √5g r। अगर इतना √5g r इसको अगर वेलोसिटी मिल जाती है, वर्टिकल सर्कल क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इतना मिनिमम वेलोसिटी इसको चाहिए, तो इसको कितनी हाइट पे हमको रखना होगा। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। यहाँ से इसको छोड़ेंगे, ये हवा ये छोड़ेंगे जैसे, तो ये सीधे सीधे ऐसे इस पाथ को फॉलो करते हुए आएगा और ये बी बॉडी से टकरा जाएगा। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इस वजह से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। ये हमारे पास जो पोजीशन है ना ये वाला, ये है इनिशियल और ये फाइनल। किसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ए बॉडी के लिए। किसके लिए ये लगा रहे हैं, और ए के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एनर्जी हमेशा मतलब यहाँ से यहाँ तक ना कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत में जब यहाँ पे था इनिशियली, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी थी, मतलब रेस्ट पोजीशन पे था। ठीक है, तो 0 था। पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लीजिए इस वाले लेवल को पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, 0 मानी है ना। इस वाले लेवल को हमने क्या माना है, 0 पोटेंशियल माना है। तो यानी कि अगर ये h हाइट पर ऊपर है तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, प्लस mgh इज इक्वल टू फाइनली ये वाला हमारे पास पॉइंट है। फाइनली ये वाला पॉइंट है। अब इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमको चाहिए, हमें ऑलरेडी हमें पता है कि इसके बाद √5g अगर स्पीड होगी, ठीक है ना, कि पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो मतलब मिनिमम वेलोसिटी हमको पता है कि √5g है, तो हम इतना वेलोसिटी उसमें रख देंगे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, तो हाफ इसका मास m है, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5g। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल कितना है इस वाले लेवल पे, 0 है। ओके,
तो यहाँ से एच मिनिमम आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा, एम से एम कट गया, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, और जी से जी भी कट गया, तो 5r/2। ये क्या है, एच मिनिमम है, ठीक है। अब बोल रहे हैं भैया कि ये तो आप जो स्पीड रखे हो ना, ये तो बी बॉडी की रखे हो और आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो ए में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कोलिजन जो है वो क्या दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है। इलास्टिक कोलिजन देने का मतलब यही है, और दोनों का सेम मास दे रखा है। तो इसमें ये है कि जितना, अगर ये ए बॉडी इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है ना, ए वाली जो बॉडी इस वाली फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगी, तो उसके पास फाइनल स्पीड जो होनी चाहिए √5gr हो जाएगी। अगर मान लो तो ये √5gr, अगर इसके पास √5gr है, ठीक है, और बी बॉडी क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये है इनिशियल, ठीक है। फाइनली क्या होने वाला है, जो ए बॉडी है, ये बी बॉडी, ए बॉडी तो किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों का मास क्या है, दोनों का मास भाई सेम है। तो अगर एक बॉडी है, मतलब जिसका मास m है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो सेम मास की बॉडी पे टकराता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाला रुक जाएगा, दूसरा वाला सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। ये वाला, इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, √5gr, ठीक है। तो ये जो बी वाला जो बॉडी है वो √5gr स्पीड से मूव करने लगेगा और ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीजें हो रही हैं और हमने देख लिया कि भाई एच मिनिमम कितना होना चाहिए, 5r/2। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।